नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट रूम के बाहर। अब तक आपने सुना कि पायल को जब कहीं से पेंटिंग नहीं मिलती तो वो अपनी मॉम को फोन करती है। तभी पायल जो कुछ भी आर्ट गैलरी में हुआ वह सब कुछ बड़ा चढ़ाकर अपनी मां को बता देती है। उसकी बात सुनकर पायल की मां भी गुस्से में आ गई। वह दांत पीसते हुए बोली, उस घटिया लड़की की इतनी हिम्मत कि तुम्हें इतना परेशान किया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसकी सास कुछ पेंटिंग लाई थी और वह भी पेंटर नाबी की ही थी, क्योंकि उस पेंटिंग को देखने के लिए पूरे रावत मेंशन के नौकर इकट्ठा हुए थे और वह काफी खुश होकर सबको बता रही थी कि यह उसकी पोता बहू ने गिफ्ट दी है। उसे यह याद आते ही वह तुरंत पायल से बोली, पेंटिंग तो है लेकिन हम उसे ले नहीं पाएंगे। यह सुनकर पायल की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, क्या मतलब हम उसे ले नहीं पाएंगे? यह सुनकर पायल की मां थोड़ी परेशान आवाज में बोली, पेंटिंग तो है लेकिन वह उस खुदसत्र बुढ़िया के पास है और आप जानते हैं वो हमें कभी नहीं देगी। वैसे भी उसके पास ऐसी कई महंगी आर्ट से रिलेटेड चीजें पड़ी हैं, पता नहीं वो क्यों इसमें पैसे बर्बाद करती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बोली, मॉम, उसके कमरे से पेंटिंग उतारकर मुझे भेज दीजिए। यह सुन पायल की मां सदमा ऐसा लग गया और वो बोली, अगर उसे पता चल गया तो। यह सुन पायल अपनी मां को आश्वासन देते हुए बोली, वैसे भी वहां पर इतनी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं मॉम, किसी को क्या पता चलेगा कि वह पेंटिंग्स हमने उतारी है या नहीं, और वैसे भी उस बुढ़िया को भी कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनकर तो पायल की मां को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह अपनी बेटी की इज्जत सबके सामने गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बोली, ठीक है तुम रुको, मैं कुछ करती हूं। तभी पायल हड़बड़ाकर बोली, मां जल्दी से जल्दी उसे भेज देना मेरे पास, ज्यादा वक्त नहीं है। पायल की मां बोली, ठीक है मैं भिजवाती हूं। इतना बोलकर वह तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने खास 2 नौकर को अपने पास बुलाती है, जो रावत मेंशन में सभी हरकतों पर ध्यान रखते थे उसके कहने पर, और वो उन्हें वह पेंटिंग सबकी नजरों से छुपाकर मेंशन के पीछे वाले रास्ते पर ले जाने को कहती है। पहले तो वह नौकर मना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हर्षवर्धन की दादी का डर था। वो काफी सख्त थी, लेकिन फिर पैसों की मोटी गड्डी देखकर मान जाते हैं। दरअसल रावत मेंशन में पायल और उसका परिवार रहता था, लेकिन वह बस एक कोने में रहता था, जो मेंशन के बाहर वाले हिस्से में आया था, जैसे कोई दूर सर्वेंट क्वार्टर हो। और जब दादी मां वहां होती थीं, तब तो उन लोगों की नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, और नहीं वो मेन मेंशन में ज्यादा आते थे। और आज हर्षवर्धन की दादी मां के न होने की वजह से ही पायल की मां इतनी उछल रही थी और हॉल में इतने ठाठ से बैठी थी और सभी नौकरों को ऑनर्डर दे रही थी। दादी मां के सामने तो उसका मुंह ही नहीं खुलता था। वहीं दूसरी ओर कैंटीन में बैठे हुए राज, राधिका, जीविका और ज्ञान को तो अभी भी टेंशन हो रही थी कि अनाया ने कहा तो है लेकिन उसे पेंटिंग नहीं मिली तो क्या होगा। तभी अनाया अपने फोन में देखते हुए बोली, मैं फोन अटेंड करके आती हूं। इतना बोलकर वह खड़ी होकर एक साइड चली जाती है और वह फोन पर अपनी सेक्रेटरी रेशमा से एक पेंटिंग लाने को कहती है और उसके साथ वह सर्टिफिकेट भी। दरअसल अनाया खुद ही पेंटर नाबी थी, तो उसके पास अपनी हर पेंटिंग के लिए एक खास सर्टिफिकेट था। बस उसमें इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा हुआ होता था जहां पर वह पेंटिंग देती थी या फिर जिसे भी वह गिफ्ट करती थी। जब वो इस जगह को देती थी तब वो खुद उसमें यूएस जगह का नाम लिखती थी। इसीलिए उसकी पेंटिंग दुनिया में सबसे यूनिक थी, क्योंकि हर पेंटिंग की डुप्लीकेट पेंटिंग बन सकती थी और लोगों को पहचानने के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती थी। लेकिन पेंटर नाबी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वह इंटरनेशनल आर्ट संगठन का लोगों वाला सर्टिफिकेट देती थी, और वह भी काफी ऑथेंटिक तरीके से हैंडमेड। उसे भी वह खुद ही डिजाइन करती थी। हर लोगों की अपनी यूनिक खासियत होती थी। कभी कभार तो लोग उसके सिर्फ उस लोगों के लिए भी लाखों करोड़ों की बोली लगाते थे। वही यह सुन सेक्रेटरी रेशमा भी तुरंत हामी भर देती है और कहती है, ठीक है मैडम, मैं 20 मिनट में आपका सामान लेकर आ जाऊंगी।
इतना बोलकर वह फोन रख देती है। अनाया वापस उन लोगों के पास आ जाती है। उन लोगों के चेहरे पर टेंशन देखकर वह उन्हें रिलैक्स करते हुए बोली, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं शर्त नहीं हारूंगी। तभी राधिका उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़ी परेशान आवाज में बोली, लेकिन अनाया दी, आप नहीं जानती, उस पेंटिंग को कोई नहीं हासिल कर सकता। हमने अपने सभी ग्रुप में बता दिया, लेकिन किसी ने भी हार नहीं कहा। हालांकि हमारे बड़े भाई और पापा ने कहा कि हम ला देंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि 3-4 दिन लगेगी। आधे घंटे में किसी ने हां नहीं कहा। यह सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गईं कि इन लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करना भी शुरू कर दिया। उसके मना करने के बाद भी अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और यह देखकर उसके दिल में एक गर्माहट सी आ गई कि अभी अभी उसके बने ये दोस्त उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। वह मुस्कुराकर बोली, तुम लोग चिंता मत करो, बस तुम लोग बैठकर तमाशा देखो। उसके चेहरे के कॉन्फिडेंस भाव को देखकर सबको ऐसा लगा कि वह सही कह रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उसे इंटरनेशनल चेस प्लेयर मणिपुरम अय्यर को भी तो सबक सिखाया था। इसीलिए उसकी काबिलियत पर सबको यकीन हो गया। क्या अनाया अपनी असली पहचान बताएगी इन सबको? क्या होगा जब हर्षवर्धन को पता चलेगा इनके बारे में? कैंटीन में तभी वहां पर पायल आते हुए घमंड से बोली, हां हां, तुम इस गवार घटिया लड़की की चिंता मत करो, इसकी जगह मेरे पैरों में ही है। उसे इन सब की आदत भी तो होगी। आज वह जरूर झुककर मुझसे माफी मांगेगा, क्योंकि मैंने तो पेंटिंग का इंतजाम कर लिया। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इजाजत के बिना तो इस पेंटिंग मिलना मुश्किल है। इसका मतलब इसमें जरूर कोई दूसरा तरीका अपनाया होगा पेंटिंग पानी का, या फिर उसने किसी और के पास से पेंटिंग मंगवाई होगी। लेकिन वह ज्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि वह जानती थी कि पायल कुछ कर नहीं पाएगी। वह बिना इमोशन के उसे घूरती है। तभी राधिका उसे झगड़ने के लिए जाने ही वाली थी, तो अनाया कॉफी का एक शिप पीते हुए बोली, राधिका, बच्चा शांत हो जाओ, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हम हर कुत्ते को काटने के लिए नहीं जाते। चुपचाप खाना एंजॉय करो, जो भी होगा हम आगे देख लेंगे। यह सुनकर पायल ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली, लेकिन वह जानती थी कि वह जीतने वाली थी और वह कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस थी। इसीलिए वह बोली, देखते हैं तुम्हें मेरे कदमों में ही आकर झुकना है, उसके बाद मैं देखती हूं तुम कैसे जुबान चलाकर दिखाती हो। इतना बोलकर वह वहां से घमंड से चली गई। उसके साथ उसकी चमचियां भी चली गईं। उसके जाने के बाद राधिका मुंह बनाते हुए बोली, इसे तो मैं ही जीतूंगी, तुम मेरे कदमों में रहोगी। फिर उसी तरह से नाक सिकुड़ते हुए बोली, माया फुट कितनी घटिया लड़की है, हर वक्त घमंड इसके नाक पर रहता है, पता नहीं किस बात का घमंड है। उसकी ऐसी हरकत देखकर अनया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर राज उसके सिर पर हल्के से टपली मारते हुए बोला, मोटी दिमाग नहीं है तो मत चलाओ, उसे जिस भी बात का घमंड हो बहुत जल्दी टूट जाएगा। वही यहां जो भी तमाशा हुआ था वह पूरे क्लब में फैल चुका था, क्योंकि पहले तो यह छोटी सी बात थी कि अनाया कैनवस खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो उनके बीच शर्त लगी वह बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस क्लब से न्यूज बाहर नहीं जाती थी। अगर बाहर जाती और यहां आम पब्लिक होती तो अब तक यह नेशनल न्यूज बन चुकी होती, क्योंकि उस पेंटर का नाम ही इतना बड़ा था। दूसरी ओर इस बात की खबर सभी खानदान के बुजुर्गों तक भी पहुंच गई थी, जो एक कमरे में बैठकर अपनी बातें कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे। जैसे ही उन लोगों को इस बारे में पता चला, खुराना दादाजी बोले, हमें अनाया बिटिया की मदद करनी चाहिए, वह बहुत प्यारी बच्ची है। तभी जिंदल दादाजी भी बोले, हां बिल्कुल, उसने हम सब की ओर से उस घमंडी अय्यर को सबक सिखाया, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस बच्ची की मदद करें। तभी बंसल दादी भी बोली, सही बात है, वैसे भी उस पायल में बहुत घमंड है। फिर वह हर्षवर्धन की दादी की ओर देखकर बोली, सच में मीनल, तुम्हारी उस पोती में घमंड कूट कूट कर भरा है। मैंने अपनी राधिका से सुना है, वह अक्सर कॉलेज में लोगों को बिल्ली करती है। उतना ही नहीं, बचने के लिए वह रावत खानदान का भी इस्तेमाल करती है।
यह सुनकर हर्षवर्धन की दादी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है। भले ही वह उसे जरा भी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन यह बात तो सच थी कि वह थी तो रावत खानदान की पोती। हालांकि वह हर्षवर्धन की तरह उसके दिल के करीब नहीं थी, लेकिन वह उसको नापसंद भी नहीं करती थी। लेकिन यह सब कुछ सुनकर अब तो उन्हें भी गुस्सा आने लगा। वह लोग बोले, ठीक है, हम भी जाएंगे। वहां दूसरी ओर इस प्राइवेट आर्ट रूम में पायल की चमचियां और पायल खड़ी थीं। तभी वहां पर पायल की मां के भेजे हुए लोग आ जाता है। उन लोगों के पास बड़ी बड़ी 2 पेंटिंग्स थीं। उन लोगों को देखकर पायल के चेहरे पर दुनिया जहां का घमंड आ जाता है। वह उन लोगों को आगे लाते हुए घमंड भरी मुस्कान देते हुए अनाया की ओर देखकर बोली, देखो, पेंटिंग्स आ गई। अब तो तुम्हें मेरी कदमों में झुककर माफी मांगनी ही होगी। मैंने सिर्फ 20 मिनट में पेंटिंग को यहां मंगवा लिया। यह देखकर राधिका, जीविका और राज को थोड़ी परेशानी होने लगे। उन लोगों को लग रहा था कि कहीं अनाया हार ना जाए। वहीं अनाया अभी भी शांत खड़ी थी। तभी पायल की एक चमची बोली, सही बात है। आखिर पायल, तुम रावत खानदान की पोती हो। तुम्हारा कंपैरिजन हम मामूली लोगों से नहीं हो सकता। और ये लड़की तो कौन है, वही पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ गई। और उसके साथ खड़े हुए लोग भले ही बड़े बड़े खदानों से आते हैं, लेकिन वह लोग भी रावत खानदान का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी यह बात सुनकर अनाया को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसी की वजह से उसके दोस्तों पर उंगली उठ रही थी। अब उसने भी सोच लिया था कि वह इन लोगों को मुंह उठाने के लायक नहीं छोड़ेगी। क्या अनाया सोचने पायल को सबक सिखा पाएगी? और क्या अनाया है कि माफी मांग लगी? आर्ट रूम में अब तक आपने सुना कि पायल की दोस्त अनाया और उसके दोस्तों की बेइज्जती करती है। यह सुन अभी अनाया के दोस्त गुस्से में कुछ बोलते, उससे पहले ही अनया घमंड भरी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, पहले तुम्हारी इस प्यारी रावत खानदान की नाजायज बाप की बेटी को यह तो बोलो कि वह इस पेंटिंग से कपड़ा हटाए। क्या पता यह पेंटिंग्स कहां से आई हो, कहीं किसी इल्लीगल तरीके से तो नहीं लाई। इतना बोल एक टेढ़ी मुस्कान दे देती है। यह सुनकर पायल उसे घूरते हुए दांत पीस कर बोली, तुम शर्त हार चुके हो। मैंने एक की जगह पर 2 पेंटिंग यहां मंगवा ली है, तो अपना घमंड दिखाना बंद करो। फिर वह सबकी ओर देखकर बोली, तुम लोग भी देख लो। आखिर तुम लोगों को भी इतनी बड़ी पेंटर का पेंटिंग देखने का मौका मिल रहा है, वह भी मेरी वजह से। इसी तरह वह घमंड भरी मुस्कान सबको देते हुए चलकर उस पेंटिंग के पास गई और उन पर से कपड़ा हटाया। वह पेंटिंग सच में एक नया अजूबा था। उस पेंटिंग में काफी खूबसूरत कहानी लिखी गई थी। उस पेंटिंग में रात की सीनरी थी, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून था और आसमान में एक ब्राइट तारा चमक रहा था, जिसे देखते हुए नीचे एक महिला बैठी थी, जो अपनी जिंदगी के बाइट हुए पलों के बारे में सोच रही हो और जैसे उन पलों को अपनी नजर के सामने देख रही हो। वो एक टक आसमान को देख रही थी। उस पेंटिंग को देखकर लोगों की आंखें आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि उन लोगों को इतना सुकून भरा एहसास कभी नहीं हुआ था। और सच भी था, वह पेंटिंग एक सुकून का प्रतीक थी। वहीं दूसरी पेंटिंग उसे विपरीत एनर्जी और ताकत का प्रतीक थी। वहां पर उस पेंटिंग में कई सारे बच्चे खेल रहे थे और वह लोग तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर पूरा गार्डन इलाका था और कुछ झरने भी थे और एक जीवंत माहौल था। उसे देखकर हर किसी के चेहरे पर प्रफुल्लित स्माइल आ जाती थी। उस पेंटिंग में एक जीवन जीने का असर मतलब नजर आता था, जैसे एक होप, एक उम्मीद नजर आती थी। सभी लोग उस पेंटिंग में खोए हुए थे, जैसे उन लोगों को बाद में यह मौका मिले ना मिले। वहीं उन पेंटिंग्स को देखकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वह इन पेंटिंग्स को पहचान गई थी। जब वह पहली बार हर्षवर्धन की दादी से मिली थी, तब उसने उसे गिफ्ट में दी थी। यह वही पेंटिंग थी। वह समझ गई थी कि जरूर कुछ और ही बात है, क्योंकि दादी मां तो इसे यह देने से रही। तभी पायल के पास खड़ी उसकी एक चमची बोली, वाओ पायल, तुमने सच में इतनी खूबसूरत पेंटिंग का इंतजाम कर लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद इसे रख लेती, इसे किसी को नहीं देती। कितनी खूबसूरत है और बहुत ज्यादा कीमती भी। तभी उसकी दूसरी चलची भी उसमें हामी भरते हुए बोली,
सच में इसमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स है। वही सामने खड़ी हुई राधिका तो किसी डाई हार्ड फैन की तरह उस पेंटिंग को देख रही थी, जैसे वह कोई सातवां अजूबा देख रही हो। जीविका भी काफी एडमिरेशन से उन पेंटिंग्स को देख रही थी। उन लोगों को इस बात को तो मारना ही पड़ेगा कि आखिर पायल ने मेहनत तो काफी ज्यादा की है, क्योंकि यह पेंटिंग काफी रेयर थी और आज तक उन लोगों ने भी यह पेंटिंग्स नहीं देखी थीं। और जाहिर सी बात है, अनाया ने इस पेंटिंग को बाहर दिखाया ही नहीं था। उसने इसे खास तौर हर्षवर्धन की दादी के लिए इसे पेंट किया था, क्योंकि उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए उन्हें सुकून की जरूरत थी। इसीलिए पेंटिंग उसने उनके कमरे में लगाने के लिए बनाई थी, जो उन्हें रात को सुकून दे, और दूसरी उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद के लिए। आज तक किसी को उन पेंटिंग्स की झलक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज पायल की वजह से वह पेंटिंग्स बाहर ऐसे पब्लिक के सामने आ गई थी। वही राधिका अपने खोए हुए अंदाज में बोली, यह कौन सा कलेक्शन है पेंटर नाबी का? क्योंकि आज तक मैं इसका जिक्र नहीं सुना। तुम इसे कहां से लाई हो? पायल घमंड भरी मुस्कान देते हुए बोली, इसे तुम्हें क्या? तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि यह पेंटर नाबी की पेंटिंग है और मैं शर्त जीत चुकी हूं। चलो अब घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। तभी राज गुस्से में बोला, कहीं यह नकली तो नहीं? उसका क्या सबूत है कि यह असली पेंटिंग है? यह सुन जीविका भी बोली, इस पेंटिंग का खास सर्टिफिकेट कहां है? यह सुन पेट गुस्से में बोली, क्या तुम्हें पेंटर की सिग्नेचर नजर नहीं आ रही? और अब झूठे बहाने बनाना बंद करो और मानी लो कि तुम लोग हार चुके हो और शर्त में जीता हूं। वही उसकी इस बात पर बाकी सबका ध्यान पेंटिंग से हटता है और अनाया पर जाता है। उन सबको अनाया के लिए बुरा लग रहा था, तो कुछ लोगों को जो पायल के साथ खड़े थे उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि अनाया को माफी मांगनी पड़ेगी। पायल भी काफी घमंड में थी, क्योंकि आज तो उसने अनाया को झुका ही दिया था। अनाया अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, अभी 30 मिनट खत्म नहीं हुए और फिर मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, जबकि मैं अभी तक हारी नहीं हूं। यह सुनकर पायल दांत पीसते हुए बोली, तुम बहुत जल्द पछताओगे। ऐसे ही बहस में 5 मिनट और गुजर जाती है। तभी वहां पर अनाया की सेक्रेटरी रेशमा आती है। उसके साथ कुछ लोग भी थे, जिनके हाथ में एक काफी बड़ी पेंटिंग थी और उनके हाथ में सही एक छोटा सा ग्लास का बॉक्स जैसा भी था। वह आगे जाकर अनाया को ग्रिट करते हुए बोली, हेलो, यह वह चीज जो आपने मंगवाई थी। अनाया एक टेढ़ी मुस्कान पायल को देते हुए बोली, तुम भी देख लो, मेरी भी पेंटिंग्स आ गई। यह सुनकर पायल के पास खड़ी उसकी एक चमची मुंह बिगाड़कर बोली, फिर भी अनाया तुम हार चुकी हो, क्योंकि पायल ने एक नहीं 2 पेंटिंग मंगवा ली है, ऊपर से तुमसे पहले ही। तो माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। बात को बढ़ता देख वहां पर खड़े ज्ञान को गुस्सा आया और वह दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। ज्ञान को गुस्से में देखकर राज और जानवी को डर लगने लगा, क्योंकि उन लोगों को पता था ज्ञान को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। ज्ञान अभी कुछ बोलता, उससे पहले ही वहां पर एक रौबदार आवाज आई, क्या चल रहा है यहां पर? जरा हमें भी तो पता चले, कौन था यह शख्स और क्या अनाया अपनी बेइज्जती का बदला लेगी आर्ट रूम में? अब तक आपने सुना कि आर्ट रूम का माहौल काफी गंभीर हो चुका था और ज्ञान अपना आप खोने ही वाला था। तभी वहां पर किसी की रोबदार आवाज आई, जरा हमें भी तो पता चले यहां क्या चल रहा है। सबकी नजरें उसे और चली गईं, तो वहां पर 2 बुजुर्ग आदमी खड़े थे और उनके साथ 2 बुजुर्ग महिला भी खड़ी थीं। यह कोई और नहीं, जिंदल दादाजी, खुराना दादाजी, बंसल दादी और रावत दादी थे। उन सबको वहां देखकर सभी लोग डर गए और उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह 4 हस्ती ऐसी थी जिन्हें मिलने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते थे। यहां क्लब में भी उनका खास एरिया था और वहां कोई भी नहीं जा सकता था। वो लोग अभी सदमे से बाहर आते उससे पहले ही खुराना दादाजी के इशारे से वहां जो बाहर की पब्लिक थी उन्हें बाहर भेज दिए गया। अब पायल अकेले ही वहां खड़ी थी। पायल की चमचियों को भी बाहर भेज दिया गया था। वैसे तो उन्हें जाना नहीं था, क्योंकि अगर वो इन सभी बड़े लोगों में से किसी के भी नजरों में आ जाती और उन्हें पसंद आ जाती तो उनकी जिंदगी बदल जाती। शायद वो इनमें से किसी के घर की बहू बन जाती
वो लोग अपने दिल में गुस्सा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब वहां वो चारों बुजुर्ग, पायल, अनाया के दोस्त, रेशमा के साथ आए गार्ड्स, वहां का मैनेजर और पायल को मां के भेजे नौकर, बस इतने ही लोग बचे थे। वहीं अभी वहां आए सबका ध्यान तो बस वहां पर पड़ी दो पेंटिंग पर ही था। वहीं उन पेंटिंग्स को देखकर हर्षवर्धन की दादी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और उसके चेहरे पर ऐक ना दिखने वाले तूफान ने ले ली थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस बेवकूफ लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि वह यह पेंटिंग यहां ले आई। लेकिन पायल को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी को कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी दादी को आर्ट्स का बहुत शौक था। वह अक्सर ऐसी पेंटिंग खरीदनी रहती थी और उसके पास उसका बहुत ज्यादा कलेक्शन था। तो उसमें से दो पेंटिंग कम भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। पायल किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी दादी के पास जाते हुए मासूम बनने की एक्टिंग करके बोली, देखो ना दादी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। उसमें यह अनाया तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वहीं उसकी बात सुनकर राधिका और जीविका की आईब्रो तो ऊपर उठ गई। वहीं राज और ज्ञान को गुस्सा आ गया। उन्होंने घुरकर पायल को देखा। पायल को लगा था हर बार की तरह दादी मां उसकी आंखों के नकली आंसू देख पिघल जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद से उलट दादी मां ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें यह पेंटिंग्स कहां से मिली? उनका इतना पूछना था कि पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा दादी को कहीं कुछ पता न चल जाए। वह हकलाते हुए बोली, कहीं से नहीं दादी, मेरे एक दोस्त ने इसका इंतजाम कर लिया। मैंने अनाया से शर्त लगाई थी, इसीलिए मैंने इसे बाहर से खरीदा। यह सुनकर दादी की आंखें और छोटी हो गईं, लेकिन वह चलकर वहां सोफे पर बैठ गई। वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी थी, तो दोनों दादा एक सोफे पर और दोनों दादी एक सोफे पर बैठ गए। लेकिन दादी की तीखी नजरें अभी भी पायल पर थीं। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, सच सच बताओ, इसे कहां से ले आई हो? पायल अभी भी मानना नहीं चाहती थी, तो वह सर झुकाकर बोली, दादी मैं सच कह रही हूं। तभी दादी उसे अपने पास बुलाती है। पायल को लगा उसकी दादी पिघल गई है, तो इसीलिए वह उसके सामने जाकर बैठ जाती है। दादी उसके नजदीक जाकर गंभीर लहजे में बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, साफ साफ बताओ, इसे कहां से लाई हो? पायल अभी भी कुछ नहीं बोलती, बस अपनी आंखों में नमी लिए उन्हें देख रही थी। उसे बस इतना ही चाहिए था कि उसकी दादी सबके सामने उसकी इंसल्ट न कर दे। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट सबके कानों में एक तेज टमाटर की आवाज आई। आवाज के साथ पायल जमीन पर गिरी हुई थी। दादी अपनी एक पैर पैर पर चढ़ाते हुए रौबदार आवाज में बोली, आज तक मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ झूठ बोलने की आदत है, अपनी मां की तरह, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम्हें चोरी की भी आदत है। ये पेंटिंग मेरे कमरे में लगाई हुई थी और तुम कह रही हो तुमने बाजार से खरीदी है। इसकी कीमत भी जानती हो। तुम तुम्हारे पास और तुम्हारी मां के पास जो कुछ भी है उन सबको भी बेच दोगी, तब भी यह दो पेंटिंग नहीं खरीद पाओगी। अपनी दादी की इतनी कड़वे और कठोर शब्द सुनकर पायल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह मन ही मन बोली, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी बेइज्जती की, वह भी सबके सामने। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मासूम भाव लाते हुए बोली, आई एम सॉरी दादी, मैंने इस अनाया के साथ साथ लगाई थी। मेरा कोई चोरी का इरादा नहीं था। मैं आपको इसके बाद बताने ही वाली थी। दादी दांत पीसते हुए बोली, कब बताने वाली थी? जब यह पेंटिंग इस आर्ट रूम में लग जाती उसके बाद, या फिर जब मुझे खुद पता चलता तब? दादी की बात सुनकर पायल शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका लेती है। वह रोते हुए बोली, प्लीज दादी, मुझे माफ कर दीजिए। इन सब में अनया की गलती है। उसने सबके सामने रावत खानदान का मजाक बनाया, इसीलिए मैंने उसके उकसाने पर उसकी बात मान ली। यह सुन दादी और गुस्से में बोली, इसकी कोई माफी नहीं है। तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया और ऊपर से इल्जाम किसी और पर डाल रही हो। फिर वहां खड़े लोगों की ओर देखकर बोली, तुम लोग तो रावत मेंशन से ही आए हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम से इस पेंटिंग को नीचे उतारा। क्या वो नौकर लगे किसी का नाम? और बता देंगे पायल की मां का सच आर्ट रूम में। अब तक आप लोगों ने सुना दादी मां बहुत गुस्सा हो गई
और उन नौकरों को डांटा। यह सुन जो सरवन रावत मैंशन से आए थे, वह तो डर के कांपने लगे। वह घुटनों पर बैठते हुए बोले, प्लीज मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें तो छोटी मैडम ने कहा था। यह सुनकर दादी आंखें छोटी करते हुए बोली, कौन सी छोटी मैडम? पायल को डरते हुए घुटने पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, हमें सुषमा मैडम ने कहा था। यह सुनकर तो दादी मां का गुस्सा और बढ़ गया और वह दांत पीसते हुए बोली, और तुम लोगों को किसने कहा कि उसकी बात रावत मेंशन में सुनी जाती है और उसकी बात मानकर तुम लोग मेरे कमरे में से किसी चीज को उठा लोगे? यह सुनकर वह नौकर और डर गए। दरअसल वह नौकर सुषमा के रखे हुए आदमी थे, जो लोग उसके लिए काम करते थे। दादी मां फिर अपने थोड़े दूर खड़े हुए गार्ड से बोली, इन सबको नौकरी से निकलवाओ। फिर वो गुस्से और नाराज भाव से पायल की ओर इशारा करके बोली, और अभी के लिए इस लड़की को मेरी नजरों से दूर करो और रावत मेंशन भेजो। इसका क्या करना है वह मैं वहां जाकर डिसाइड करूंगी। दादी मां की बात सुनकर पायल रोते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी मां, मैं यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। पायल के अंदर तो गुस्से का गब्बर भरा हुआ था। उसका बस चलता तो वह हर्षवर्धन की दादी को आज ही मार डालती, क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। अभी गार्ड्स उसे ले जाते। उससे पहले ही चुलबुली राधिका आगे आते हुए सबकी ओर देखकर कमर पर हाथ रखकर बोली, रुकिए गार्डन अंकल, पहले इसे अपना प्रॉमिस तो पूरा करवाइए। यह सुनकर सभी लोगों उसे देखने लगे तो राधिका अपने बालों को पीछे झटकते हुए क्यूट क्यूट पाउट बनाकर आगे बोली, तुमने ही तो बड़े घमंड से कहा था, जो भी हारेगा वह घुटनों पर आकर माफी मांगेगा। तो चलो अब तुम अनाया दी से माफी मांगो, क्योंकि तुम कब से फुदक रही थी और अनाया दी से माफी मंगवाने के लिए अब तुम शर्त हार गई हो और अनाया दी जीती है, तो जाहिर सी बात है तुम शर्त के मुताबिक घुटनों पर टिक कर दी से माफी मांगोगी। यह सुनकर पायल का खून और खोल गया। वह दांत पीसते हुए बोली, मैं शर्त नहीं हारी हूं और मैं इस समय ऐसे माफी नहीं मांगूंगी। इसकी बजाय दादी मुझे नाराज हुई। जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है, मैं इस छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह उसकी ओर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। वह भी उसे अभी छुपाती उससे पहले ही ज्ञान ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और उसे दूर फेंकते हुए गुस्से में बोला, मैं तुम्हें दूसरी बार रोक रहा हूं, एक और बार रोकूंगा नहीं, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। अनायादी से दूर रहो। वहीं सभी लोग तो सदमे में थे, क्योंकि ज्ञान कभी किसी की बात नहीं सुनता था और ना ही किसी के मामले में पड़ता था। लेकिन आज उसने सामने से अनाया की मदद की थी। लेकिन बाकी लोगों का ध्यान तो अभी भी पायल की हरकतों पर था। आज मीनल देवी अपनी पोती से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। वह उसे गुस्से में देखते हुए बोली, तुम भूल गई हो कि वह कौन है और तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती है। मैंने तुम्हें एक बार पहले भी समझाया है, उसकी रिस्पेक्ट करना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यह बात गई ही नहीं है। फिर उसे देख नाराज भाव से बोली, लगता है मुझे तुम्हारे मां बाप से बात करने की जरूरत है। पायल को अभी भी गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था कि उसकी दादी उसकी साइड क्यों नहीं ले रही। तभी दादी गुस्से में बोली, माफी मांगो इससे। दूसरी ओर पायल माफी नहीं मांगना चाहती थी। तभी खुराना दादाजी आगे बोली, इसकी बदतमीजी बहुत बढ़ चुकी है, तुम्हें इसे कंट्रोल में लाने की जरूरत है मिनल देवी। यह सुनकर तो पायल को और गुस्सा आ गया कि इस बुढ़े को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। पायल जानती थी कि अब उसकी दादी उसे नहीं छोड़ने वाली। वह सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, मैं आगे से तुमसे नहीं भिड़ूंगी। हालांकि वह घुटनों पर आकर माफी नहीं मांग रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह माफी मांग रही है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह अनाया पर उपकार एहसान कर रही हो। राधिका अभी कुछ बोल नहीं वाली थी। तभी अनाया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बात मत बढ़ाओ, वैसे भी आज काफी तमाशा हो चुका है। तभी मीनल देवी अपने गार्ड्स से बोली, इसे ले जाओ और इन सभी गद्दार नौकरों को भी। उसके बाद अब वहां पर सिर्फ एक मैनेजर ही था। वह मैनेजर सर झुकाकर बोला, क्या मैडम अभी भी आपको कैनवस चाहती है?
अनाया बोली। हाँ, मुझे वह चाहिए, उसे यहां ले आओ। वह मैनेजर दो सर्वेंट को कहकर वह कैनवस वहां लेकर आने को कहता है। तभी अनाया बोली, यह रही मेरी कहे मुताबिक वो पेंटिंग जो आपको चाहिए थी। वह मैनेजर की आंखों में तारों जितनी चमक थी कि अब वह यह पेंटिंग यहां लगा सकता है। क्या पायल अपना बदला लेगी? और अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगी? क्या आगे अनाया अपनी बहन की साजिश से बच पाएगी? आर्ट रूम में अब तक आपने सुना कि मैनेजर उस पेंटिंग को देखकर खुश हो रहा था। उसकी आंखें तारा की तरह चमक रही थीं, क्योंकि अब उनके पास भी यह नायब खजाना था। तभी जिंदल दादाजी बोले, वह तो ठीक है ना, पहले हमें तो दिखा दो। इतना बोलकर वह अपने दो गार्ड से बोले, पहले वह पेंटिंग दिखाओ जो वहां नीचे पड़ी है। यह कोई और पेंटिंग नहीं थी, वही थी जो अनाया ने दादी को दी थी। जैसे ही वह गार्ड उन पेंटिंग्स को सामने दिखाते हैं, राधिका किसी बच्चे की तरह खुश होकर अपनी दादी के पास जाकर बोली, दादी देखो ना, कितनी अच्छी पेंटिंग है, क्या आप मेरे लिए ऐसी ला सकती हैं? यह सुनकर तो उसकी दादी को ठसका ही लग गया, क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई आम बात नहीं है। तभी बंसल दादी रावत दादी से पूछती है, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यह पेंटिंग कहां से लाई हो? बहुत अच्छी है, मैं भी कब से उस पेंटर की पेंटिंग खोज रही हूं, लेकिन मुझे तो नहीं मिली। तभी मीनल देवी अपने चेहरे पर घमंड लाते हुए बोली, यह पेंटिंग मुझे अनाया ने गिफ्ट की है। यह सुनकर तो राधिका छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, इसका मतलब अनाया दी आपके पास और भी पेंटिंग होगी। क्या आप मेरे लिए भी एक ला सकते हैं? आप जो भी प्राइस कहेंगे मैं दादी से बोलकर आपको दिलवा दूंगी। प्लीज आप मेरे लिए भी पेंटिंग लाइए। इतना बोलकर वह उसके पास गई और किसी छोटे बच्चों की तरह उसका हाथ हिलाने लगी। वह इतनी क्यूट लग रही थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर पाता। बाकी सबके चेहरे पर भी उसकी हरकत देखकर मुस्कुराहट आ गई। तभी अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही दादी मां बोली, तुम्हें उसे यह नहीं कहना चाहिए ओ कि पेंटिंग ला दो, तुम्हें उसे यह कहना चाहिए कि तुम मेरे लिए भी एक पेंटिंग ड्रॉ कर दो। यह सुनकर तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। तभी राधिका का कंफ्यूज होकर रावत दादी से पूछती है, इसका क्या मतलब है दादी मां? तो मीनल देवी प्राउड मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि यही पेंटर नाबी है। यह सुनकर तो वहां बैठे सभी की आंखें फटकार बाहर आने को थीं, क्योंकि आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था। हालांकि यह बात सिर्फ चारों खानदान के बीच ही रहेगी, क्योंकि वहां पर बाहर का कोई अभी नहीं खड़ा था और वह मैनेजर भी वहां से अपने कुछ लीगल काम के लिए अंदर चला गया था, इसलिए उसने भी यह बात नहीं सुनी थी। यह सुनकर तो राधिका किसी छोटे बच्चों की तरह उछल उछल कर बोली, क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतना बोलकर वह अनाया के गले लग जाती है और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोली, सच में आप ही मेरी फेवरेट आइडियल पेंटर हो। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, हां मैं ही हूं, लेकिन अब भी शांत हो जाओ। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बना दूंगी, लेकिन अभी शांत हो जाओ। यह सुन राधिका के चेहरे पर तो 440 वोल्ट की मुस्कान थी। बंसल दादी भी तारीफ करते हुए बोली, सच में बहू तो तुमने काफी अच्छी ढूंढी है। वही खुराना दादाजी भी बोले, सच में हर्षवर्धन को हीरा मिल गया। तभी जिंदल दादाजी आगे बोले, तुम्हें तो चेस भी बहुत अच्छी खेलना आता है बेटा, जब भी मौका मिले मेरे साथ खेलने के लिए जरूर आना। उन सबकी तारीफ सुनकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी बंसल दादाजी बोले, वह तो ठीक है, लेकिन इस ढकी हुई पेंटिंग को भी दिखा दो। वह कौन सी पेंटिंग है? दादाजी के पूछते ही अनाया तुरंत आगे बढ़ती है और उस पेंटिंग पर से कपड़ा हटा देती है। जैसे ही उस पर से कपड़ा हटता है, वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में तारों जैसी चमक आ जाती है। वह पेंटिंग खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए थी। उस पेंटिंग के अंदर एक खूबसूरत सा गार्डन था, जहां पर बहुत अच्छे रंग बेरंगी फूलों से लेकर हर तरह की सजावट नजर आ रही थी। उसके नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे और अपने जिंदगी के खूबसूरत पलों को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसे पेंटिंग की खूबसूरती इस क्लब के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। तभी वहां पर वह मैनेजर वापस आता है और वह काफी रिस्पेक्ट से अनाया से पूछता है,
मैडम, हम इस पेंटिंग को किसके नाम पर रजिस्टर करके यहां रखे? दरअसल उस क्लब में सभी बड़े खानदान के शेयर थे और इस क्लब में सभी खानदान इक्वली कंट्रीब्यूट करते थे। यहां पर रखी हुई हर एंटीक चीज और हर अनोखी चीज किसी न किसी खानदान ने रखवाई थी अपने खानदान की प्राइड दिखाने के लिए, और जो दूसरी चीज थी वह इस क्लब के रेवेन्यू से खरीदी गई थी या फिर किसी ऑक्शन से लाई गई थी। मैनेजर की बात सुनकर अनाया पहले तो सबकी ओर देखती हैं, तभी दादी मां बोली, अनाया के नाम पर ही रखवा दो। यह सुनकर अनाया उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं दादी मां, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम यहां लिखें और बाहर किसी को पता चल। फिर वह उस मैनेजर की ओर देखकर बोली, मिसेस हर्षवर्धन, रावत के नाम से इसे रजिस्टर्ड कर दो और बाहर भी यही नाम जाना चाहिए। यह सुनकर वहां बैठे सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अनाया ने खुद का नाम तो नहीं बताया लेकिन अपनी पहचान जरूर बता दी। वह मैनेज तो अपनी आंखें फाड़े अनाया को घूरने लगा, जैसे उसे उसकी बात पर यकीन ना हो रहा हो। वह फिर उसी तरह सदमे में वहां बैठी हुई हर्षवर्धन की दादी को देखता है, जैसे उनकी परमिशन ले रहा हो। दादी मां भी कठोर लहजे में बोली, जैसा मेरी बहू ने कहा वैसा कर दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये बात यहां से बाहर नहीं जाने चाहिए कि हर्षवर्धन की शादी किससे हुई है। वह मैनेजर अंदर से काफी एक्साइटेड और खुश था कि इतनी बड़ी न्यूज, देश के इतने बड़े आदमी की शादी हो चुकी है और पूरे देश और दुनिया में इस बात की कोई खबर ही नहीं। उस खबर को उसे सुनने का मौका मिला था। वह सर झुकाकर मुस्कुराकर बोला, जी मैडम, यह बात यहां से बाहर नहीं जाएगी। क्या यह बात बाहर चली जाएगी? और क्या इस बात से पड़ेगा बाहर की दुनिया में कोई फर्क? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।